नमस्कार दोस्तों, आज आया हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। यह कहानी टोनी कक्कड़ के गानों से तो बढ़िया है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकित है और मैं आज आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ उस घटना को मैं याद भी करता हूँ तो मेरा दिल सहम से जाता है। यह बात मेरी शादी के 2 दिन बाद की बात है। उस समय मुझे घर में सब गांव में बाहर घूमने के लिए मना करते थे, पर मैं कहाँ किसी की बात मानने वाला था। और ऐसे ही उस दिन जब मैं शाम को घूम कर घर आया तो थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी। घर आते ही कुछ देर घर वालों के साथ बैठ कर बातें कर रहा था। उस दिन बारिश होने के कारण लाइट भी चली गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है गांव में थोड़ी सी बारिश होने के कारण लाइट चली जाती है। लाइट जाने के कारण हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैं अपनी जगह से उठकर घर में जो मिठाई रखी थी मैं जाकर सभी मिठाइयाँ उठा खाने लगा। वैसे मैं कभी मिठाई नहीं खाता था, पर उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं लगातार मिठाई खाए जा रहा था। मेरी यह हरकत देखकर मेरे घर वाले को भी बड़ा अजीब लग रहा था, पर उस दिन किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मिठाई खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चला गया। अपने कमरे में जाते ही मैंने अपने कमरे के दरवाजे में कुंडी लगाकर मैं अपने बिस्तर पर सोने चला गया। सोते हुए अभी मुझे आधा ही घंटा हुआ होगा, तभी मुझे किसी औरत की आवाज़ सुनाई और बोल रही थी, अंकित कैसे हो, शादी हो गई? मैंने एकदम से आंखें खोलकर देखा तो सामने एक औरत खड़ी थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आते जा रही थी। मैं उसे देखकर यही सोच रहा था कि यह कौन है और यह अंदर कैसे आ गई, क्योंकि मैंने दरवाज़ा तो बंद कर दिया था, पर यह औरत अंदर कैसे आ गई और ये है कौन? उसका चेहरा देखकर मुझे याद ही कर रहा था कि तभी मुझे एकदम से याद आया कि ये मेरी बड़ी वाली बुआ हैं। यह कैसे हो सकता है, क्योंकि वो 20 साल पहले ही मर चुकी थी। मैं उन्हें देखकर यही सब सोच रहा था कि तब तक मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई। फिर उसके बाद उसने कहा, अंकित शादी कर लिए और मुझे बुलाया भी नहीं। इतना ही बोलकर उसने मेरी छाती पर अपना हाथ रख दिया, पर पता नहीं उनका हाथ रखते ही मेरा दम सा घूमने लगा और मेरे मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। पर किसी तरह मैंने अपने पापा को आवाज़ दी, पर आवाज़ सही से निकली तो नहीं, पर शायद मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि मेरी वो हल्की सी आवाज़ मेरे जीजा जी ने सुन ली और मेरे जीजा जी तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर उन्होंने तुरंत पापा को बताया कि नीरज अंदर से आवाज़ लगा रहा है। फिर उसके बाद सबने किसी तरह दरवाज़ा खोला और सब अंदर आ गए। सब अंदर तो आ गए थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ अभी भी मुझे वहीं पर खड़ी दिख रही थी। फिर उसके बाद सब मुझको बाहर बरामदे में लेकर गए और बरामदे में जाते ही सब मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ, पर पता नहीं उस समय मुझे क्या हो गया था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। पर तभी मेरी मरी हुई बुआ फिर मेरे सामने पास आकर खड़ी हो गई और फिर उसने अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया। सब यहीं पर खड़े थे, पर वो औरत यानी मेरी मरी हुई बुआ किसी और को नहीं दिख रही थी और पता नहीं कब वो एकदम से मेरे ऊपर आकर बैठ गई। फिर उसने मुझे न जाने क्या हो गया कि मैंने अपने पापा की तरफ देखा, कहा, भैया लड़के की शादी कर ली, पर मुझे बुलाया तक नहीं। इतना बोलकर मैं रोने लगा। फिर ऐसा कुछ भी बोलना नहीं चाह रहा था, पर उस समय मेरे मुंह से यह शब्द अपने आप ही निकल रहे थे। इतना सुनकर मेरे घर वाले भी तुरंत समझ गए कि मेरे साथ आकर क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। तभी फिर वो मरी हुई बुआ मेरे ऊपर से नीचे उतरी और मुझे यह कहकर कहने लगी, चलो नीरज यहाँ से चलो, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है, हम लोग अपने लोग हैं, वो देखो सब तुम्हें लेने आए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने जैसे ही बाहर की ओर देखा तो डर की कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि बाहर बहुत सारे बड़े बड़े भयानक लोग खड़े थे और सब बाहर से यही बोल रहे थे, चलो नीरज जल्दी चलो, हम सब तुम्हें लेने आए हैं। फिर उसके बाद एक बार फिर से मेरी मरी हुई बुआ ने मुझे कहा, चलो नीरज वो सब अपने हैं, देखो तुम्हें लेने पूरी बारात आए हैं। मेरे घर वाले सब मेरे पास ही बैठे थे, पर उन्हें उनमें से कोई नहीं दिख रहा था, पर मुझे भूतों की पूरी बारात दिख रही थी। पर तभी मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मेरा मन भी उनके सब साथ जाने के लिए करने लगा और मैं अपनी जगह से उठने लगा, पर मेरे घर वाले मुझे कहीं नहीं जाने दे रहे थे। तभी मैंने अपने पापा से कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे जाने दो। इस बार मुझे टॉयलेट जाने दिया, पर मेरे साथ मेरे पापा और मेरे जीजा जी भी गए। इस बार तो मैं टॉयलेट करके फिर से बरामदे में बैठ गया।
फिर कुछ देर बाद वहाँ बैठते ही मैंने एक बार फिर से टॉयलेट जाने को कहा। फिर मेरे पापा ने कहा, अभी तो गया था फिर से। मैंने फिर से कहा, कहाँ मुझे जाना है तो बस जाना है। इस बार मेरे साथ मेरे जीजा जी अकेले गए और जैसे ही मैं टॉयलेट के पास गया तभी मेरी बुआ और उनके साथ वाले लोग जो मेरे घर के बगल में जंगल था वहाँ खड़े होकर मुझे बुलाने लगे और उसने बुलाते ही मैं एकदम से उनके पास जाने को भागने को जैसे ही हुआ तभी मेरे जीजा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। पर मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि मैं ऐसा लग रहा था मेरे अंदर कई लोगों की जान आ गई हो। मेरे जीजा मुझे रोक नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने पापा को आवाज़ दी। उनके आवाज़ देते ही मेरे पापा और मेरे घर वाले सब वहीं पर भागते हुए आ गए और मुझे पकड़कर बरामदे में बिस्तर पर लिटा दिया। तभी मेरे पापा ने एक आदमी को बुलाया जो थोड़ा भूतों के बारे में जानता था, पर उसने आकर देखा और बोला, यहाँ तो पहले थी पर वो यहाँ से जा चुकी है। इतना बोलकर वो तो वहाँ से चला गया, पर मुझे वो सब मेरी मरी हुई बुआ अभी भी दिख रहे थे। मैं रह रहकर कभी भागने की कोशिश करता और अपने आप ही हंसता और कभी रोता। यह देखकर मेरे भाई ने हनुमान चालीसा अपने फ़ोन में चलाकर मेरे पास रख दी। हनुमान चालीसा चलते ही मेरी बुआ जो मेरे पास खड़े होकर मुझे बस अपने साथ चलने को बोल रही थी, पता नहीं उसे उस समय क्या होने लगा और गुस्से से मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबाने लगी। मैं और तड़पने सा लगा। मेरी यह हालत देखकर मेरे घर वालों ने तुरंत हनुमान चालीसा बंद कर दिया। हनुमान चालीसा बंद होते ही वो मेरा गला छोड़कर छाती से नीचे उतर गई और मैं एकदम शांत हो गया। उस रात मेरा पूरा परिवार मेरे साथ ही बैठा रहा और पूरी रात नहीं सोया और मेरी मरी हुई बुआ और उसके साथ के लोग भी मुझे पूरी रात देखते रहे और लगभग सुबह के 4 बजे के बाद वो सब वहाँ से चले गए। और सुबह मैंने सारी बात अपने घर वालों को बताया तो मेरे पापा मुझे एक मंदिर में ले गए जहाँ के बाबा भूत देखते थे। उन्होंने मुझे एक ताबीज़ बना कर दी जिससे उस दिन मुझे मेरी मरी हुई बुआ और उसके साथ के लोग कभी नहीं दिखे।